हमने पीछे नील बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा। नील बोहर के परमाणु मॉडल में यह जाना कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। जब निश्चित कक्षा में घूमते हैं तो उनकी कक्षा की ऊर्जा नियत होती है, कोणीय संवेग नियत होता है और घूमते समय अभिकेंद्रीय बल उन्हें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल से क्या होता था, प्राप्त। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाते हैं अपनी कक्षा को छोड़कर, तो वहां वह कुछ समय तक रहते हैं। 10⁻⁸ सेकंड रहने के पश्चात वह ऊर्जा का उत्सर्जन कर पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। उस समय वह प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमें कुछ चमकीली रेखाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसी तथ्य का प्रयोग कर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या की गई, व्याख्या की गई। चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ओर। तो हेडिंग है आज की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसे सबसे पहले बामर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। प्रकाश के दृश्य भाग में वैज्ञानिक थे बामर। प्रकाश के कौन से भाग में, दृश्य भाग में। दृश्य माने विजिबल लाइट, जिसमें हमें दिखाई देता है। यह साधारण प्रकाश जो है जिसमें हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के हम यहाँ भाग बांट ले थोड़े से। पहला भाग होता है, सबसे पहले भाग पराबैंगनी भाग। पराबैंगनी भाग क्या होता है, बहुत तेज रोशनी। जब वेल्डिंग करते हैं उससे जो रोशनी उत्पन्न होती है उसे हम पराबैंगनी भाग कहते हैं। प्रकाश का दूसरा भाग दृश्य भाग, जिसमें हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। प्रकाश का तीसरा भाग जिसे हम अंधेरा कहते हैं, इंफ्रारेड। ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन तीनों भागों को, अब अंधेरा भी कम अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, बहुत गहरा, मीन्स इस तरह से हम कहें, इनके भी पार्ट कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग होना है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। बामन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के दृश्य भाग में काली पृष्ठभूमि पर, अब इसका मतलब पृष्ठभूमि माने ब्लैक बैकग्राउंड, पीछे का जो ग्राउंड है ऐसा रहना चाहिए काला। मीन्स इन्होंने काली पृष्ठभूमि पर, पूरा बैकग्राउंड जो था ब्लैक था, उस पर कुछ चमकीली रेखाएं देखी। कुछ चमकीली क्या देखी, रेखाएं देखी इस तरह से। इन रेखाओं को क्रमशः H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा एंड सो ऑन कहा गया। इन रेखाओं की श्रेणी बामर श्रेणी कही गई। इन रेखाओं के बीच पहले चमक जो थी ज्यादा थी, दूर जाने पर चमक क्या हो रही थी, कम। पहले इनके बीच की दूरी ज्यादा थी, फिर एक दूसरे की क्या आती जा रही थी, पास। फिर से रिपीट करें, बामन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और इन्होंने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्रकाश के दृश्य भाग में काली पृष्ठभूमि पर कुछ चमकीली रेखाएं क्या की, प्राप्त की। इन चमकीली रेखाओं को इन्होंने H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा कहा। और इन रेखाओं की तरंग संख्या सूत्र 1/λ बराबर R, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n के स्क्वायर से ज्ञात किया, जहां n बराबर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 2 से ज्यादा। तो इस प्रकार से इन रेखाओं को बामर श्रेणी की रेखाएं कहा गया। सबसे पहले देखी गई थी। अभी हमने पूरा क्रम नहीं सुनाया, केवल वह परिचय बताया कि जो सबसे पहले देखी गई, खोजी गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन रेखाओं के वजह से ही इतनी सारी रेखाएं आ रही। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक रेखा आनी चाहिए। थॉमसन का मॉडल फेल हो गया इन्हीं रेखाओं के चक्कर में। रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। आखिर ये रेखाएं इतनी सारी कहां से आ रही? अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रेखा आनी चाहिए, इतनी सारी रेखाएं कहां से आ गई? इन रेखाओं को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, कहां से आई, इनको व्याख्या कैसे की जाए? तो उसके लिए नील बोहर के परमाणु मॉडल का सहारा लिया गया। तो ये सबसे पहले रेखाएं देखी गई थी बामर श्रेणी की रेखाएं। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हम पूरा परिचय देखें और बाद में जब ढूंढी गई और अच्छे उपकरण हो गए हमारे पास, स्पेक्ट्रोमीटर और अच्छे हो गए,
उस समय की बात कर रहे तो जब बामर थे उस समय इन्होंने देखा जो उनके पास व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के अंदर जब स्पेक्ट्रोमीटर अच्छे हो गए, हम अंधेरे में भी देख सकते थे, तेज रोशनी में भी देख सकते थे, दृश्य प्रकाश के अलावा भी हाइड्रो स्पेक्ट्रम को अन्य भागों में देख सकते थे। कुछ अन्य श्रेणियां भी ढूंढी गई। इन श्रेणियों को क्रम से आप याद रखें क्योंकि जरूरी है क्रम से ही, तभी। तो इसको हम हटा देते हैं, सीधा हम परिचय पे आते हैं। ये हमने केवल इतनी सी बात बताई, सबसे पहले जो खोजी गई थी उसके बारे में। हाइड्रो स्पेक्ट्रम की श्रेणियां जो थी, सीधी लिखे ना श्रेणी। नंबर पहली श्रेणी थी लाइमन श्रेणी। पहली कौन सी थी? लाइमन। दूसरी बामर श्रेणी। तीसरी जो हमें नहीं पढ़नी, केवल 5 ही पढ़नी है। हाइड्रो स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। हाइड्रो स्पेक्ट्रम में ये श्रेणी है जो हमने हाइड्रो स्पेक्ट्रम का जब विशेष अध्ययन किया, अच्छे उपकरण हो गए तो हमें क्रम से इतनी श्रेणियां प्राप्त हुई। पहले जो मॉडल फेल हुए केवल एक ही व्यक्ति की वजह से, केवल बामर की वजह से। लेकिन अगर उस समय के मॉडल आज के परिवेश में हम आज के उपकरणों से देखते तो वो जल्दी फेल हो जाते। पहले तो कम रेखाएं दिखाई, अब इन श्रेणियों की भी रेखाएं आ गई। एक और अभी हम फल श्रेणी की रेखा खोज ली गई कुछ साल पहले। तो इस प्रकार से ये हमेशा आगे बढ़ने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जरा इन श्रेणियों को क्रम से ही याद रखना है। याद करने की ट्रिक हम बताएं दे रहे हैं आपको, सिंपल सी ट्रिक। लिम्का बोतल, पेप्सी बोतल फूट गई हमसे। इस लाइन को याद रख लो। लिम्का बोतल, पेप्सी बोतल फूट गई हमसे। लिम्का माने लाइमन, लिम्का नहीं लिख देना, नहीं तो लिम्का श्रेणी। एल से मतलब है लाइमन श्रेणी। बी ए बामर, बी ए पहले बी ए आएगा, सो बी ए से बन जाएगा बामर। पी से पासन, वी ब्रैकेट, बी आर, दूसरा आता आर वाला तो ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। फुंड फूट गई तो हमसे हम्बर। तो सीधी एक लाइन याद कर लो, लिम्का बोतल, पेप्सी बोतल फूट गई हमसे। उससे आपको ये श्रेणियों का क्रम याद बना रहेगा। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, हम्पर। ये 6वीं श्रेणी हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल हमें 5 श्रेणियां पढ़नी है। ये जब आप आगे की कक्षाएं पढ़ेंगे तो इस श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो क्या हुई? लिम्का बोतल, पेप्सी बोतल फूट गई हमसे। ये कोई लिखना नहीं है, वहां लिख दो लाइन, लिम्का बोतल, पेप्सी बोतल फूट गई हमसे। ये केवल याद करने का, इन श्रेणियों को क्रम से याद रखने के लिए ट्रिक है। नहीं तो किताब में ढूंढते फिर लिम्का बोतल, पेप्सी बोतल फूट गई हमसे, जी कहां से पढ़ा दिया। एल से लाइमन, बी से बामर, पी से पासन, बी से ब्रैकेट, एफ से फुंड, एस से हम्बर। तो लिम्का बोतल, पेप्सी बोतल फूट गई हमसे। तो ये क्रम आपको हमेशा याद, क्रम गड़बड़ हुआ सब गलत। तो इस क्रम को हम यहाँ से, इस ट्रिक को यहाँ हटा देते हैं। सबसे पहले हाइड्रो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। हाइड्रो स्पेक्ट्रम की निम्नलिखित क्रमागत रूप से अन्य श्रेणियां निम्न है, जिनमें लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी प्रकाश के पराबैंगनी भाग में मिलती है। पराबैंगनी माने अल्ट्रावायलेट, जो तेज प्रकाश होता है, वेल्डिंग वाला, जो वेल्डिंग करते समय जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न करता है, उस प्रकाश को हम पराबैंगनी भाग कहते हैं। तो उस भाग में हमें दिखाई दी, और इसकी तरंग संख्या 1/λ बराबर r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर थी, जहां n बराबर 1 नहीं 2 3 4 एंड सो। यानी लाइमन श्रेणी प्रकाश के पराबैंगनी भाग में क्या हुई? प्राप्त हुई।
लाइमन श्रेणी प्रकाश के पराबैंगनी भाग में प्राप्त हुई और पराबैंगनी भाग में जब मिली तो इनकी तरंग संख्या जो थी 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n उच्च ऊर्जा स्तर है तो उच्च 1 से ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। बामल श्रेणी प्रकाश के हमें दृश्य भाग में प्राप्त हुई। दृश्य भाग से मतलब विजिबल लाइट, जो प्रकाश हमें क्या होता है दिखाई देता है, उसमें प्राप्त हुई और इनकी तरंग संख्या 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर था, जहां n बराबर 3, 4, 5 एंड सो। यह प्रकाश के हमें अवरक्त भाग में, अवरक्त इंफ्रारेड अंधेरा, बस अंधेरा ही वर्ड प्रयोग किया। इसका प्रयोग आप बहुत ज्यादा करते हैं आज के समय में। कहाँ करते? इंफ्रारेड का प्रयोग कहाँ करते मालूम है आपको? आप जितने भी रिमोट चलाते हैं सब में इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग होता है। आज जाके देखना, यदि सेंसर लगा हुआ है वो इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। वो किरणें आपके उससे अनुनाद वर्ड फर्स्ट ईयर में आया था कहीं, ठीक है, अनुनाद होती हैं और वो किरणें रिमोट और उसमें लगे, टीवी में लगे या रिसीवर में लगे या कंप्यूटर में लगे या किसी भी विद्युत उपकरण में लगे एलसी सर्किट से अनुनाद करती हैं और वो उसको बदल देती। तो इंफ्रारेड बर्ड आपने बहुत यूज कर रहा है आज की तारीख में, क्योंकि ज़्यादातर उपकरणों में रिमोट वाला सिस्टम आ रहा है। अब तो मोबाइल में आने लगा, किसी भी टीवी को आप उस मोबाइल से कंट्रोल कर लो इंफ्रारेड। तो इस भाग को आप अंधेरा कह ले, अंधेरे वाली किरणें चलती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। इंफ्रारेड भाग में प्राप्त हुई तो इनकी 1/λ बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर होगा, जहां n बराबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही ब्रैकेट श्रेणी यह भी प्रकाश के अवरक्त भाग में ही प्राप्त हुई, अंधेरे में, बस थोड़े ज्यादा अवरक्त था, इससे ज्यादा अंधेरे में जी प्राप्त हुई। इनकी तरंग संख्या 1/λ बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n बराबर 5, 6, 7 फुंड श्रेणी तो अति अवरक्त भाग में प्राप्त हुई। अति अवरक्त या दूर अवरक्त वर्ड प्रयोग करते इसके लिए, दूर अवरक्त, अवरक्त का दूर वाला भाग और ज्यादा गहरा अंधेरा। इसकी तरंग संख्या 1/λ बराबर r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/, जहां n इज इक्वल टू 6, 7, 8 एंड सो। अब बात आती है हम्बल श्रेणी, हम्फल। यह हमें प्रकाश के अति दूर अवरक्त भाग में प्राप्त हुई। इसकी तरंग संख्या 1/λ बराबर r 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n बराबर 7, 8, 9। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन छोटा सा पार्ट था, जानना कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी हमेशा रहनी चाहिए। तो हम्फल श्रेणी थी वो 6वीं से, हमें 5 ही लिखनी है। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का परिचय आए, ये परिचय दिया हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, अभी हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया ये सूत्र कहाँ से आया। पेपर में आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का परिचय दीजिए, तो बस यही लिखना है। चित्र बनाइए तो चित्र अभी बनाते हैं, लेकिन अगर पेपर में आए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए और चित्र में रेखाओं को व्यक्त कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो पूरा क्वेश्चन आपको करना है। पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ए है, स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणी की रेखाएं मिली, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड। तो पराबैंगनी भाग में मिली, दृश्य भाग, अवरक्त भाग। अवरक्त भाग थोड़ा सा ज्यादा अंधेरा है, इससे ज्यादा जे सदूर या दूर या अति वर्ड कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अवरक्त भाग जे अति दूर माने बहुत ज्यादा अंधेरे में हमें क्या हुई प्राप्त। तो ये तो था इसका परिचय। अब बात करें हम इसकी व्याख्या। चलो व्याख्या की ओर चलते, इस समय को नोट कर ले। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम क्या करने चल रहे हैं, व्याख्या। इन श्रेणियों की व्याख्या। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या वाली बात आती है
तो इसकी व्याख्या करने के लिए नील बोहर के परमाणु मॉडल, कौन से मॉडल, नील बोहर के परमाणु मॉडल का सहारा लिया गया। नील बोहर ने क्या कहा था, परमाणु को जब भी किसी हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जहां 10⁻⁸ सेकंड रहने के पश्चात प्राप्त ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर अपनी निम्न कक्षा में वापस या मूल कक्षा में वापस आते हैं। जब आते हैं तो क्या उत्सर्जित किया, प्रकाश। जो वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हीं से इन रेखाओं की उत्पत्ति हुई। वही रेखाएं जी जो दिखाई दे रही हैं, ये इतनी सारी वही रेखाएं। चलिए इन्हीं को जानते हैं। अगर हमने कहा निम्न ऊर्जा स्तर N1, उच्च ऊर्जा स्तर क्या है N2, तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा E बराबर hν। उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E बराबर hν। डेल्टा E कैसे निकालेंगे, EN2 माइनस बराबर, तो hν बराबर EN2 का मान EN2 माइनस RSC अपॉन N2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस RSC अपॉन hν, न्यू की जगह C अपॉन RSC क्या करो, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन SC कट गया, 1 अपॉन लेमडा बराबर R, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की जा सकी। यही वर्ड हमने लिखे थे नील बोहर के परमाणु मॉडल में लास्ट में। इस सूत्र की सहायता से या इस सूत्र की सहायता से नील बोहर ने नील बोहर के इस सूत्र की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की जा सकी। इसलिए इस मॉडल को सही माना गया। रदरफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जे टॉमसन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर कुछ छोटी छोटी विसंगतियां थी जिन्हें बाद में दूर कर लिया गया। सोमरफील्ड वगैरह हैं, हाइगेंस का अनिश्चितता का सिद्धांत है, फुंड का नियम है, ये सब बाद में धीरे धीरे उन्हें सही करते चले गए। लेकिन सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी रेखाएं हमें प्राप्त हो रही, वो रेखाएं इस सूत्र से हमारे पास निदान। तो हम इस सूत्र से चलते हैं, इतनी जगह हम इसे खाली कर लेते हैं। चलो क्या सूत्र हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस सूत्र से की हमने व्याख्या, 1 अपॉन लेमडा बराबर R, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर से। पहले हम बात करें किस श्रेणी के लिए, लाइमन। लाइमन श्रेणी, लाइमन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस श्रेणी के बारे में बताया। लाइमन श्रेणी के लिए जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पहले ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो लाइमन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्या कहा, फिर से रिपीट करें, जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4, 5, 6 आदि से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आए, तीसरे से पहले में आए, चौथे से पहले में आए, छठवें से पहले में आए, सातवें से पहले। क्यों, वैसे तो हमें मालूम है हाइड्रोजन में पहली ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता, तो लाइमन श्रेणी मिल रही हमें केवल। साधारण ताप पर हाइड्रोजन की कक्षाओं में पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो, 2s2 वगैरह पढ़े थे ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हो, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी केवल पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता साधारण ताप पर। तो सब लौट के कहाँ आना है इलेक्ट्रॉन, तो लाइमन श्रेणी की रेखा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो लाइमन श्रेणी के लिए जब परमाणु जब N1 बराबर 1, N2 बराबर 2, 3, 4, 5 इत्यादि, तब तरंग संख्या क्या होगी, 1 अपॉन लेमडा बराबर R, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इसी को हमने n कह दिया, n का स्क्वायर। प्रकाश के कौन से भाग में मिली है हमें,
पराबैंगनी भाग में, जो हुई लाइमन श्रेणी। यानी यह सूत्र जब नील बोहर ने दे दिया तो बस इतना ही तो हमें जानना था कि कहां से गिर रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और कहां तक आएंगे। जब उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4, 5 इत्यादि से पहले ऊर्जा स्तर तक आते हैं तो इस प्रकार हमें प्रकाश के पराबैंगनी भाग में केवल और केवल लाइमन श्रेणी की रेखाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। चलिए चित्र बनाते चलते हैं साथ साथ। पहले तो हमें कक्षा की ऊर्जा स्तर चाहिए, कक्षाएं चाहिए। यह है हाइड्रोजन की पहली कक्षा, N1 बराबर 1। इसकी ऊर्जा कितनी होगी, E1 बराबर -13.6/1 का स्क्वायर, N स्क्वायर होता पहली कक्षा। दूसरी कक्षा N2 बराबर 2, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, E2 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये सब ऊर्जाएं। तीसरी कक्षा N3 बराबर 3, E3 होगा यह -13.6/3 का स्क्वायर। गौर कर रहे हो कुछ चीजें। चौथी कक्षा N4 बराबर 4, इसकी ऊर्जा E4 होगी -13.6/4 का स्क्वायर। E5 इसकी E5 -13.6/5 का स्क्वायर। E6 N5 होना चाहिए, N6 तो E6 होगी इसकी ऊर्जा। फिर 7, फिर 8 और लास्ट होगी अनंत, इन्फिनिटी तक। हमने यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, पहले ऊर्जा का अंतर ज्यादा, फिर ऊर्जा का अंतर कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे ही परमाणु में कक्षाएं होती हैं। आपको ध्यान हो, परमाणु की कक्षा परमाणु क्रमांक और कक्षाओं की संख्या के वर्ग पर निर्भर करती थी, n पर निर्भर करती त्रिज्या। अगर n का मान बढ़ाते जाओगे कक्षा पास में आती जाएगी, ज्यादा का भाग होगा, कम होगी त्रिज्या। तो वही चीज तो हो रही। इस तरह केंद्र मान ले हम इसे गोलों के रूप में भी बना सकते थे, ये हमने सीधी बना दी। आप चाहते तो केंद्र जो होता पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी और पास में होती, थोड़ा जगह को देखते हुए 5-6वीं वॉल पास में आती। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ाते जाओगे उसकी त्रिज्या का अनुपात कम होता जाएगा, मीन्स पास में आती जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कक्षाएं बनाई। पहली कक्षा जो है, दूसरी, इनके बीच ऊर्जा निकाल लो, अंतर ज्यादा आएगा, इसमें से इसे घटा दो अंतर ज्यादा, इसमें से इसे घटाओ अंतर कम, इसका अंतर और कम, इसका अंतर और कम होगा इनसे। तो इसलिए कक्षाएं क्या होती जा रही, पास में। यानी बोर्ड खत्म हो गया तो इसलिए हमने पास पास बना दी। ऊपर बोर्ड खत्म हो गया था, सब कक्षाएं दिखानी थी तो पास पास इसलिए नहीं कर दी। इनका अंतर अनुपात अंतर निकालो जरा, इसमें से इसे घटाओगे क्यों, बल्क का भाग हो रही है, कक्षा की संख्या ज्यादा का भाग दोगे पास में आती जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी, तो इसलिए पास में होती जा रही। अब देखो प्रकाश के पराबैंगनी भाग में जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4, 5, 6 से पहले ऊर्जा स्तर में उत्सर्जित हो तो इसे हाइड्रोजन की उत्सर्जन की लाइमन श्रेणी। 2 से गिरा 1 में, 3 से भी 1 में आ सकता, 4 से भी 1 में आ सकता, 5 से भी 1 में आ सकता, 6 से 1 में, 7 से आना कहाँ है, 1 में ही आना है लाइमन, 8 से और अनंत से
इस श्रेणी को हम कहेंगे लाइमन श्रेणी की रेखाएं। प्रकाश के कौन से भाग में? पराबैंगनी भाग में। प्रकाश के कौन से भाग में? परा। इसे एल एल्फा, लाइमन की है एल एल्फा, एल बीटा, एल गामा, एल डेल्टा, ऐसे नाम लिखे। ये लाइमन की पहली रेखा है, लाइमन की दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी, छठवीं, सातवीं सीमा रेखा। लाइमन की अगर सीमा रेखा, वो क्या है? लाइमन की पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालो। क्या कहा उसने? लाइमन की पहली रेखा, लाइमन की पहली रेखा की तरंग संख्या निकालनी। लाइमन की पहली रेखा के लिए संक्रमण, संक्रमण लिखा करो पहले। संक्रमण कहां से होगा? पहली रेखा एक तक तो आनी है, कहां से आएगी? दो से। पहली रेखा दो ही से तो गिरेगी एक में। अब बस तरंग संख्या निकालना सिंपल से, 1/λ बराबर आर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/। अब वो क्या? लाइमन की छठवीं रेखा, लाइमन की दूसरी, पहले दूसरे के लिए बात करें। दूसरी रेखा कहां से गिरेगी? 3 से 1। लाइमन की तीसरी रेखा 4 से 1 में। लाइमन की पांचवी रेखा, जैसे पांचवी निकालनी, पहले संक्रमण लिखो। पहले एक तक तो आना है और उच्च ऊर्जा स्तर 5 यानी 6 से स्टार्ट होगा। एक पांचवी चाहिए, 5 जोड़ दो एक में, बस 1/λ आर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/। अगर वो कहता लाइमन की सीमा रेखा, सीमा रेखा के लिए संक्रमण क्या होता? n1 बराबर 1, लेकिन n2 बराबर इन्फिनिटी, तो 1/λ बराबर आर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का मान 0, तो ये हो जाता 0। बस सॉल्व कर देते, आपको सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य पता चल जाती। किसी भी श्रेणी की जिस रेखा को चाहिए उसकी आप बड़े आराम से। पेपर में आया लाइमन श्रेणी की रेखा को ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए, सो सूत्र बता दिया। इसे चित्र में दर्शाइए, चित्र में बाकी रेखाओं से हमें कोई मतलब नहीं, केवल किसको व्याख्या पूछी उसने? हमने लाइमन बना दी। ध्यान रखेंगे कक्षाओं के बीच का अंतर क्रमशः घटना चाहिए। पहले अंतर दूर ज्यादा, फिर इनका अंतर कम, फिर इसका अंतर और कम, ऐसे क्रम से बनाएंगे। ये नहीं सब बराबर उस पर बना दो। उत्सर्जन श्रेणी पढ़ रहे हैं, उत्सर्जित ऊर्जा पढ़ रहा है, उत्सर्जन, तो तीर सब में नीचे को लगाए। अभी हम आगे अपशोषण से अब स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, उसमें तीर कहाँ को लगाएंगे? ऊपर की ओर लगाएंगे। देखते हैं वो आगे समझेंगे। तो ये लाइमन की पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं ये रेखाएं प्राप्त हुई। ये लाइमन श्रेणी है, पराबैंगनी भाग में हमें प्राप्त हो रही, और तरंग निकालने का, तरंगदैर्घ्य निकालने का सूत्र है। इन रेखाओं को हटा देते हैं, जो हमें जरूरत है वो हम निकालते हैं। दूसरी कौन सी रेखा होगी? वामन रेखा। वामन श्रेणी। चल, जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर 3, 4, 5, 6 से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो हमें वामन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती है। क्या कहा? जब n1 बराबर कितना हो? 2, तथा n2 बराबर 3, 4, 5 बराबर n, तो समीकरण 1 से लगाओ 1/λ बराबर r, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, यही फार्मूला लिखा था प्रकाश के दृश्य भाग में, विजिबल लाइट। यानी परमाणु 3 से गिरेगा, इलेक्ट्रॉन 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, लेकिन कहां तक गिरेगा? 2 तक। क्यों? जो हो सकता है जी डायरेक्ट यहाँ ना आए, पहले यहाँ से यहीं पे रुक जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो हमें वामन भी मिलेगी और यहाँ से यहाँ की लाइन। क्यों? जरूरी नहीं कि इस कक्षा से सीधा एक में ही आए,
इस कक्षा में से 5 में भी आ सकता, 5 से 4 में आ सकता, 4 से 3 में आ सकता, 3 से 2 में आ सकता, 2 से सभी रेखाएं मिल रही फिर तो हमें। तो यहाँ पे देखें इस ऊर्जा स्तर में लौटना है, ये लौटा 3 से 4 से 5 से 6 से 7, चलो क्रम से बनाते हैं आप, स्केल से बना लेना आप, सही बनेंगे सब। कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी। प्रकाश का, गलत लिख रहा है, दृश्य भाग में, प्रकाश के ये कौन से भाग में उत्सर्जित हो रही थी? किस भाग में उत्सर्जित हो रही? दृश्य भाग में उत्सर्जित। जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर 3, 4, 5, 6, 7, 8 से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इधर बामर श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती है। उनकी तरंग संख्या 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से ज्ञात किया प्रकाश के दृश्य भाग में। इस रेखा को कहेंगे बामर की पहली रेखा H अल्फा। H, अगर H अल्फा निकालना होता बामर की पहली रेखा, H अल्फा नाम है इसका, बामन ने H अल्फा लिखा था। तो H अल्फा रेखा, जब H अल्फा रेखा के लिए संक्रमण लिखा करो सबसे पहले, संक्रमण क्या होगा? n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3। बस तरंग संख्या निकाल लो, r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, सॉल्व कर लो। बामर की दूसरी रेखा, इसे H बीटा कहते हैं। इसके लिए संक्रमण लिखो, n1 बराबर 2, n2 बराबर 4 से दूसरी चाहिए 2 जोड़ दो, इसी में 2 जोड़ दो, पता चल जाएगा उच्च। तीसरी रेखा, इसमें 3 जोड़ दो, 5 से गिरेगी। छठवीं रेखा, इसमें 6 जोड़ दो, 8 से गिरेगी। तो यह रेखा H अल्फा, H बीटा, H गामा आदि है। इस रेखा को क्या कहेंगे अपन? सीमा रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? सीमा रेखा कहेंगे। इसको सीमा रेखा अनंत से कहां तक गिरेगी? 2 तक। ध्यान रखना, अनंत से जो गिरेगी वो सीमा रेखा कहलाएगी। इधर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, इस तरह से चले। ठीक है ना? आगे बढ़े आप, इनको हटा दें। कितनी श्रेणी समझ गए हम? 2। अब कौन सी आती है तीसरी? पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी, पाषाण श्रेणी जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर 4, 5, 6, 7, 8 से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो हमें पाषाण श्रेणी की रेखाएं प्रकाश के कौन से भाग में? अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। यानी यहाँ पर जब n1 बराबर कितना हो? 3 तथा n2 बराबर 4, 5, 6, तब तरंग संख्या 1/λ को कौन सी संख्या कहते? 1/λ बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/, प्रकाश के कौन से भाग में? चलो चित्र में समझे, 3 तक गिनना है, 3 तक, तो 4 से 3 में। यह पाषाण की कौन सी रेखा कहलाएगी? पहली। 4 से 5 से 3 में दूसरी रेखा, 6 से 3 तीसरी रेखा, चौथी रेखा, 5वीं रेखा सीमा रेखा। कौन सी रेखा है ये? सीमा। सब बेकार कर दिया, तो ऐसा लगे सर गिर गए हूं।
ठीक है, सीमा रेखा। इन श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहा? पाषाण श्रेणी। प्रकाश का अवलक्त भाग, सब वही लिख रहा है बार बार, प्रकाश का अवलक्त भाग, जो हो गई अपने पास पाषाण श्रेणी। अब वही पहली निकालनी हो तो संक्रमण 4 से 3 में, 3 तक तो गिनना है, 10वीं निकालनी तो 10वीं कहां से गिरेगी? 13 से। क्या 3 में 10 जोड़ दो तो जौन सी रेखा चाहिए उसकी निम्नतम कक्षा में उतना ही जोड़ दो, आपको उसके संक्रमण पता चल जाए। अब कौन सी श्रेणी? पाषाण के बाद ब्रैकेट श्रेणी। जब परमाणु N1 बराबर 4 में तथा कहां से N2 बराबर 5, 6, 7, 8 से गिरे तो तब हमें तरंग संख्या समीकरण 1 से 1/λ बराबर R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर प्रकाश के अवलक्त भाग में, अवलक्ति है एक तरह से, दूर अवलक्त या अवलक्त, गिराव 4 तक गिरानी तो 5 से 4 में, 6 से 6, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सीमा रेखा फिर कौन सी श्रेणी है? जो ब्रैकेट, प्रकाश का अवलक्त भाग हो गई। अब लास्ट बचती है ठुंड श्रेणी। N1 बराबर 5 तथा N2 बराबर 6, 7, 8 एंड सो ऑन बराबर n, तब 1/λ बराबर R 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर प्रकाश के दूर अवलक्त भाग में। चलो 5 तक गिननी तो यहां से यहां तक ये कौन सी है? ठुंड श्रेणी, दूर अवलक्त, पहली रेखा, दूसरी, तीसरी और सीमा रेखा क्रम से हुई। यही 5 आपको एक्सप्लेन करनी है। इस प्रकार से सबकी तरंग संख्या निकालेगी। इसकी कितनी रेखाएं हो सकती, 1/λ निकाल लो, आपको इसमें कितनी रेखाएं बन सकती वो पता चल जाएगा। जे निकाल लो 1/λ तो इसकी रेखाओं की संख्या पता चल जाएगी। इतनी सारी रेखाएं आने का कारण इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर निम्न से कहाँ पहुंच जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। जब वो लौटता है, कभी 10 से लौटा, मान लो 9 में लौट गया, 9 से 7 में आ गया, 7 से 3 में आ गया, 3 से 2 में आ गया, 2 से 1, तो बहुत सारी लाइनें हमें क्या हो गई? एक ही के उत्सर्जन में प्राप्त हो गई। इसलिए हाइड्रो स्पेक्ट्रम में इतनी सारी रेखाएं हमें चमकीली प्राप्त हो रही। ठीक है, तो ये थी अपनी हाइड्रो स्पेक्ट्रम की रेखाएं। इन रेखाओं को आप चित्र बहुत अच्छा बना, पराबैंगनी को बैगनी रंग के पेन से आप बना सकते। ये तो सब पेंसिल या किसी भी चीज से रेखाएं खींच लो, ऊर्जा स्तर तो किसी भी, ये आप बैगनी रंग के से बना सकते। ये नीला, दृश्य प्रकाश माने नीले को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो गहरे रंग के हैं जैसे ब्राउन थोड़ा सा नीले के बाद लाल से बना दो, ये ब्राउन से बना दो, ये काले से बना दो, सब आपको अपने याद रहेंगे। पला बैगनी, बैगनी से बनी थी ये रेखा, पला बैगनी। ब्लू, दृश्य प्रकाश, साधारण प्रकाश, नॉर्मल। फिर इसके बाद हमने रेड, थोड़ा अंधेरे की ओर, काल जो लाल होता वो अंधेरे की ओर होता, ब्राउन और अंधेरे की ओर चले गए, और ब्लैक टोटल, या इसे बना दो ब्राउन, इसे बना दो ग्रे, इसे बना दो ब्लैक। सो आपको ध्यान बनी रहेंगी कौन किससे है, ठीक है ना। या इन्हें ब्लैक से बना दो, हल्के रंग का काला प्रयोग कर लो, इसमें थोड़ा डार्क रंग का काला प्रयोग कर लो, इसमें स्केच पेन से बना दो बहुत गहरा काला। सो याद बना रहे जी, काले में ये तीनों श्रेणियां, काले से मतलब अवलक्त भाग में, नीले से मतलब दृश्य भाग में, और बैगनी से मतलब परा बैगनी भाग में। ये क्रम आपको याद बना रहे।
इतना तैयार कर लो बहुत आराम से। फिर इसके आगे चलते हैं हम, हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है ना। वीडियो जो देखने हो, आई बटन है ऊपर, क्लिक करो, प्लेलिस्ट खुलेगी, क्रम से वीडियो पढ़ें आप। ओके, थैंक यू।